10 साल की उम्र का एक बच्चा अपनी नानी के साथ एक बड़े बंगले में गया। उम्र छोटी थी, बच्चे को पेशाब लगी। वह जिद करने लगा अपनी नानी से। उस बंगले के आसपास कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां वह पेशाब करता। बंगले के सामने मेहमान खाने में बने बाथरूम में नानी को दया आ गई लड़के की जिद के बाद, और उन्होंने उसे पेशाब करने की इजाज़त दे दी। लड़के ने पेशाब किया। नानी ने बाथरूम में पानी डाला और सबूत मिटाने की कोशिश की। तभी एक भद्र महिला आ गई और उन्होंने जिस हिकारत के भाव से लड़के और उसकी नानी को न केवल उस बंगले से बेदखल कर दिया, बल्कि जिस तरह की अपशब्दों का प्रयोग किया, उसका दर्द नानी के चेहरे पर, उनकी झुर्रियों पर जिस तरह पड़ा था, उस दर्द की वानगी से वह लड़का आज भी, जब वह दुनिया के जाने माने बौद्धिकों में, स्कॉलरों में, अकादमिकों में गिना जाता है, तब भी उबर नहीं पाया है। कैसा होता है यह दर्द? कौन से वह लोग होते हैं, कौन सी वो जातियां हैं जिन्हें केवल किसी जाति विशेष में पैदा होने के लिए इस तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज मैं जिस किताब के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है जाति जिंदा है। यह डॉक्टर सूरज मिलिंद एंगडे की किताब है, जो अंग्रेजी में कास्ट मैटर्स के नाम से जब प्रकाशित हुई तो दुनिया भर में चर्चित हुई। इस किताब का हिंदी अनुवाद पहली बार पेंगुइन स्वदेश के माध्यम से आया है, जिसे डॉक्टर संजय जोठे, जो मध्य प्रदेश के देवास जिले के रहने वाले हैं, उन्होंने किया है। डॉक्टर सूरज मिलिंद एंगडे ने 2 शोध उपाधियां प्राप्त की हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने दलित और अश्वेत दुनिया के बौद्धिक इतिहास का अध्ययन किया है। हार्वर्ड केनेडी स्कूल के सॉरेन स्टीन सेंटर में इंस्टीट्यूशनल एंटी रेसिज्म एंड अकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव के पहले पोस्ट डॉक्टरल फेलो डॉक्टर एंगडे वहाँ के एक उपक्रम के सह संस्थापक भी हैं। दलित फिल्म फेस्टिवल के संस्थापक व संयोजक तो हैं ही। कास्ट मैटर्स जब उन्होंने लिखी थी 2019 में यह पुस्तक, तो उसे सर्वश्रेष्ठ नॉन फिक्शन किताब के रूप में चुना गया था। हॉलीवुड में अभिनेता हैं, जिनेवा, लंदन, न्यूयॉर्क के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ काम करते रहे हैं और दलित विषयों के विशेषज्ञ के रूप में उनकी एक अपनी भूमिका है। इस पुस्तक के बारे में नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का कहना है कि इस पुस्तक में भारत के कुछ हिस्सों में जाति भेद की जो गंभीर प्रथा है, उसके विनाशकारी प्रभावों के बारे में बताया गया है। और यह पुस्तक इस बात का एहसास कराती है कि इस तरह की असमानता कितनी घातक है। डॉक्टर सूरज मिलिंद एंगडे का सबसे जो बड़ा काम है वह यह है कि वे भारतीय जाति व्यवस्था, जो 21वीं सदी के अस्थाई भाव के रूप में अब भी बची है। हम जब भी चुनाव होता है भारत में, हम देखते हैं कि चुनावों का जो पूरा परिदृश्य है प्रत्याशियों का, वह जातिगत आधार और जातीय नारों पर आधारित हो जाता है। चुनाव में दल कोई भी हो, मसले कोई भी हो, लेकिन अंततः जाति एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में काम करती है। उनका कहना है कि इस जो भारतीय जाति व्यवस्था है, उसमें जो कामगार तबका है और विशेषकर जो दलित है, उसकी स्थिति बहुत ही विषम है। उनका कहना है कि एक बार अमेरिका में कई अपनी भूमिका में जब वो लिखते हैं जाति
की जो एक लंबी भूमिका उन्होंने इस जाति जिंदा है में लिखा है, और उस भूमिका में उन्होंने लिखा है कि जाति में भीगी रूहें। उनका कहना है कि जाति जो है केवल शरीर से, मन स्थिति से काम नहीं करती, बल्कि अब तो भारतीयों की रूह तक समा गई है। और वहाँ पर वो एक उदाहरण देते हैं कि जब वो अमेरिका में येल विश्वविद्यालय में एक लेक्चर दे रहे थे और विषय था भारतीय और अफ्रीकन विश्वविद्यालयों में जाति और नस्ल से जुड़ी समस्या, तो एक भारतीय अमेरिकन छात्र ने एक सवाल पूछा था कि आप किसी की जाति का पता कैसे लगाते हैं। यह सवाल पूछकर वह लड़का थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लड़के ने एक बार डॉक्टर सूरज की तरफ देखा और उसको समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे, और खुद ही शर्मिंदा हो गया। इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। इसी तरह जोहान्सबर्ग में भी हुआ, जब ये एक लेक्चर सुन रहे थे नस्ल और वर्ग पर, तब भारतीय अफ्रीकी समुदाय की एक लड़की ने पूछा कि आप किसी की जाति का पता कैसे लगाते हैं। इन लोगों में भारतीय मुसलमान और हिंदू लोग भी थे। इनका कहना है डॉक्टर सूरज का कि जब ये जाति की चर्चा होती है और लोग पूछते हैं तो मेरे पास इनका उत्तर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सच बात यह है कि किसी को देखकर आप उसकी जाति का पता नहीं लगा सकते। जाति जो है, कहा जाता है कि यह ब्राह्मणवादी व्यवस्था की देन है, और ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था जो बनाई थी वो जाति व्यवस्था का विकल्प नहीं थी, प्रतिरूप नहीं थी। जाति इंसान की बनाई हुई व्यवस्था है और ये एक बहुत ही उलझी हुई चीज़ है, डॉक्टर सूरज का कहना है, और इसे समझना बच्चों का खेल नहीं है। उनका कहना है कि इस व्यवस्था का जो पहला मकसद है बुनियादी, वह है इंसान को शोषित करना, दमित करना और नीचा बनाए रखना। भारत की जातीय व्यवस्था में ब्राह्मण सर्वोपरि हैं और वह दूसरी तमाम जातियों को, यहाँ तक कि राजपूत जातियों को भी, भले ही उनके पैसे पर स्वयं पल रहे हों या उनसे लाभ उठा रहे हों, वो बराबरी की नज़र से नहीं देखते हैं। वर्ण व्यवस्था में और भारतीय जाति व्यवस्था में राजपूत भी दूसरे पायदान पर हैं, कायस्थ, व्यवसायी, व्यापारी तीसरे स्थान पर हैं, और जो कामगार तबका है वह चौथे स्थान पर है। उनका कहना है कि जाति जो है बहुत होशियारी से अपना काम करती है, और उसके सामने सबसे पहला मकसद ये होता है कि वह प्रगतिशीलता और बौद्धिकता को नकारने की कोशिश करती है। वह जाति की ताकत है जो बड़ी होशियारी से अपने लिए शक्ति अर्जित करती है और उस शक्ति से समृद्धि अर्जित करती है। इसका जाति जो है इंसान की क्षमता, सृजनात्मक शक्ति और उसके श्रम को भी नियंत्रित करती है। आप देखते होंगे कि कुछ लोग, बड़े लोग, सिर्फ ऊंची जातियों में पैदा होने के चलते वह शासक की स्थिति में। बस विशेष बात यह कि डॉक्टर सूरज का कहना है कि भारत में जाति जो है वो सबसे ऊंचे दर्जे की पाबंदी है, और यह पाबंदी जो है ताकतवर लोगों द्वारा कमजोर लोगों पर थोपी जाती है। उनका कहना है कि इन श्रेणियों में कोई सुराख या सुरंग नहीं है। अब ऐसी स्थिति में ये कैसे पता चले कि कोई व्यक्ति जो है, कोई इंसान अपनी जाति के पक्ष में खड़ा है या जाति के खिलाफ खड़ा है? उनका कहना है कि सिंपल सी बात है, आप बचपन की जो जिंदगी है डॉक्टर सूरज की, उनका कहना है कि नाइंसाफी और बुरा बर्ताव जब आप किसी के साथ करते हैं तो वह स्पष्ट होता है, और अगर जाति के चलते करते हैं कि यह व्यक्ति नीच है अपने कर्म के चलते, यह व्यक्ति अपवित्र है या यह व्यक्ति कमतर है, तो आप नस्लीय भेदभाव करते हैं, जातीय भेदभाव करते हैं, पुरातन पंथी बात करते हैं, और आप जो है ऐसा नहीं कर सकते। डॉक्टर सूरज अपने जीवन के बारे में जो भूमिका लिखी है, उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया है कि कैसे किसी दलित को पूरा जीवन अकेले और गुमनामी में जीना पड़ता है। यह पुस्तक कई अध्यायों में बटी है। इसके बारे में दुनिया भर में चर्चा हुई चुकी। अंग्रेजी में यह पुस्तक आ चुकी थी। डॉक्टर संजय जोठे ने बहुत ही श्रेष्ठ श्रेणी का इसका हिंदी का अनुवाद किया है, और यह पुस्तक जाति की जो ज़बरदस्त ताकत है भारत में उसको तो उजागर करती है, साथ ही यह बताती है कि किसी भी दलित के लिए एक दलित होने का मतलब क्या है। जो 6 अध्याय हैं, यह पुस्तक ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मणवाद का विरोध करती है। डॉक्टर सूरज
ब्राह्मणवादी व्यवस्था के बहुत विरोधी हैं, लेकिन उन्होंने इस पुस्तक में यह भी स्वीकार किया है कि दरअसल दलितों के उद्धार के बहुत सारे आंदोलनों के पीछे कुछ ब्राह्मण अवश्य शामिल थे। पहला अध्याय एक दलित होने का मतलब है, दूसरा अध्याय नव दलित जागरण है, तीसरे अध्याय में वो तरह तरह के दलित का उल्लेख करते हैं। बड़ा ही रोचक अध्याय है वो, जो बताता है कि दरअसल दलित कौन है। उनका ये भी कहना है, एक जगह वो कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ही दलितों के सबसे बड़ा नेता और नायक क्यों हैं। वहाँ वो कहते हैं कि दरअसल दलितों के पास अपने देवी देवता तक नहीं थे, और जब अपने देवी देवता नहीं थे तो वो आखिर किसको अपना नायक माने। इसीलिए जब डॉक्टर अंबेडकर उनके सामने आते हैं तो तमाम पुरातन उद्धारकर्ताओं के बावजूद, जिसमें ज्योतिबा फुले जी से लेकर रमाबाई पंडिता तक सभी लोग शामिल हैं, उनको भूल जाते हैं और डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हैं, क्योंकि उनके प्रभाव से उनके जीवन में तुरंत बदलाव होता है। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को उठाया है उन्होंने इस पुस्तक में, दलित मध्य वर्ग। उनका कहना है कि दरअसल ये जो दलित मध्य वर्ग है यह बहुत ही घातक सिद्ध हुआ है। उसने दरअसल किसी भी रूप में दलितों का भला नहीं किया है अपने समुदाय का। अंबेडकर को भगवान बनाने के पीछे ये है कि वे हमारे लिए दुनिया बनाने वाले ईश्वर से भी ज़्यादा बड़े इसलिए थे क्योंकि उन्होंने हमारे लिए क्या नहीं किया। उन्होंने हमें जीवन दिया, हमें इंसान बनाया, और एक इंसान की पहली ज़रूरत शिक्षा है। शिक्षा पर उन्होंने बल दिया और धन की शक्ति प्राप्त करने का अधिकार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि नहीं, हम दलित पढ़ लिख कर ऊंचे मुकाम तक पहुंच सकते हैं। उनका कहना है कि दरअसल डॉक्टर सूरज इसमें लिखते हैं कि जब डॉक्टर अंबेडकर की इस शिक्षा से जो लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़ गए, जो लोग व्यवसाय में आकर आगे बढ़ गए, जो व्यापार में आगे बढ़ गए, जिन्होंने कानून की पढ़ाई की या अकादमिक क्षेत्रों में गए, जो आगे बढ़ गए, जो साहित्य सृजन करने लगे, वो मध्य वर्ग जब हो गया तब उसने क्या किया, इसका नुकसान डॉक्टर अंबेडकर स्वयं देख चुके थे। 31 जुलाई 1956 को डॉक्टर अंबेडकर ने दिल्ली में कहा था कि जो कुछ भी मैंने हासिल किया है उसका फायदा केवल कुछ शिक्षित लोग उठा रहे हैं। ये लोग अपनी धूर्त चालों से अपनी असली जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। उनका व्यवहार बेईमानी से भरा हुआ है। इन लोगों ने मेरी उम्मीदों को तोड़ दिया है। ये सिर्फ अपने लिए और अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए जीते हैं। अब मैं अपनी पूरी ऊर्जा उन अनपढ़ ग्रामीणों पर केंद्रित करना चाहता हूं जो आज भी आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं और जिनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। इसी वर्ष 18 मार्च को आगरा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षित लोगों ने मुझे धोखा दिया है। मुझे उम्मीद है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे समाज की सेवा करेंगे। मुझे उम्मीद थी कि वे सेवा करेंगे, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वह छोटे और बड़े क्लर्कों की एक भीड़ है जो केवल अपना पेट भरने में लगी है। अब आप समझ सकते हैं कि दरअसल दलित मध्य वर्ग ने विकास कर लिया। आरक्षण का लाभ जो लोग उठा लेते हैं वह आरक्षण छोड़ना नहीं चाहते। आरक्षण का लाभ लेने के बाद एक व्यक्ति सेक्रेटरी बन सकता है, मंत्री बन सकता है, लोकसभा अध्यक्ष बन सकता है, बहुत बड़े पदों पर जा सकता है, फिर भी वह अपने बच्चों के लिए आरक्षण लेना चाहता है। वह यह नहीं सोचता कि उसके गांव के गरीबों को भी आरक्षण का लाभ मिले। दलित पूंजीवाद क्या है और दलित पूंजीवाद ने किस तरह से दलितों का उद्धार करने की बजाय उनको नुकसान पहुंचाया है, इसका भी उल्लेख डॉक्टर सूरज मिलिंद एंगडे अपनी पुस्तक में करते हैं। और ब्राह्मणवाद के खिलाफ ब्राह्मण, यह एक बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है और उन्होंने ये लिखा है कि हमें जो है यह जानना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि सभी ब्राह्मण जो है वह जातिवादी व्यवस्था के ही पोषक हैं। उनका कहना है कि जातिगत हिंसा के लिए केवल ब्राह्मणों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए, बल्कि क्षत्रिय और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग भी ब्राह्मणों की तुलना में दलितों का अधिक शोषण आधुनिक समय में प्रगतिशील समाज के दौर में वर्तमान समय में करते रहे। यह पुस्तक दरअसल एक तरह से क्या जाति एक सांस्कृतिक पहचान है, क्या जाति एक पिछड़ी हुई व्यवस्था है, क्या जाति सिर्फ आरक्षण और काबिलियत तक ही सीमित है, क्या 21वीं सदी के भारत में जाति का कोई महत्व है, वह क्यों जिंदा है और क्यों आगे बनी रहेगी। इन ऐसे प्रश्नों पर भी
बहुत ही बारीक दृष्टि डालती है, बहुत ही बेबाक और ईमानदार तस्वीर जो भारत में जातिवादी व्यवस्था की है और दलितों की स्थिति की है। अगर डॉक्टर सुरेंद्र मिलिंद इंगडे भारत की पारंपरिक व्यवस्था में ब्राह्मणवाद को कोसते हैं तो वह दलित अभिजात्य वर्ग को, दलित बौद्धिक वर्ग को भी कम नहीं कोसते हैं। मध्य वर्ग और पूंजीवादी व्यवस्था के जो पोषक हैं दलित, उनको भी कोसते हैं। और उनका मानना है कि जाति जो है यह व्यक्ति की रचनात्मक स्थिति को, उसकी रचनात्मक ताकत को, उसकी शक्ति को कुचलती है और यह किसी भी तरह से नस्ल, वर्ग, लिंग जैसे जो भेदभाव हैं उनसे खौफनाक रूप से मेल खाती है। इसलिए अगर दुनिया को मानवता की तरफ बढ़ना है तो उसे जाति भेद, रंग भेद, लिंग भेद से परे होना पड़ेगा, वर्ग भेद से परे होना पड़ेगा। आप भेदभाव से ऊपर उठेंगे तभी यह समाज बन सकता है, वरना दुनिया को विनष्ट होने से और लड़ने झगड़ने से कोई रोक नहीं सकता। इस पुस्तक को के हिंदी अनुवाद के लिए, हिंदी प्रकाशन के लिए पेंगुइन स्वदेश को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। इस पुस्तक का मूल्य 599 रुपये है। मैं उम्मीद करता हूं कि साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जिन पुस्तकों के बारे में अपनी राय रखता हूं उससे आपको पुस्तकों की क्रय में मदद मिलती होगी। आप अपनी पसंद की पुस्तकों के बारे में जान पाते होंगे। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।